बीए भाग द्वितीय के लिए आर्थिक संसाधन भूगोल, इस पत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मिट्टी या मृदा की विशेषताएं। मिट्टी में अनेक भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जो उसके रंग और विभिन्नता बनाने में उपयोगी होते हैं। इसके रंग, गठन, संरचना, अम्लीयता, क्षारीयता, ये सारी क्षमताएं इसमें शामिल होती हैं। अब एक एक करके इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम करेंगे। विद्यार्थियों, पहला जो विशेषता का बिंदु है वो है रंग यानी कलर। मिट्टी के रंग से भौतिक और रासायनिक गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। मिट्टी का रंग विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे लाल होता है, पीला, भूरा, काला, धूमिल, तो कई रंग की मिट्टी मिलती है। ये रंग किसी भी मिट्टी की भौतिक और रासायनिक विशेषता की जानकारी देते हैं। जैसे जीवाणुयुक्त मिट्टी अगर होगी तो उसका रंग काला या भूरा होगा, जबकि इसकी उच्च मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा होने पर, जैविक तत्वों के ज़्यादा मिलने पर मिट्टी काली या गहरी भूरी होगी। मिट्टी में अपक्षालन और न्यून जैविक वियोजन होने से ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। इसका रंग हल्का भूरा या धूमिल हो जाता है। मिट्टी में अधिक मात्रा में ह्यूमस यानी जीवांश के मिलने से मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ये जीवांश मिट्टी पर स्थित पेड़ पौधों को मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसको ग्रहण करने में भी ज़रूरी होती है। कुछ भागों में बिना जीवांश के और कुछ मात्रा में जीवांश होने पर मिट्टी का रंग काला हो जाता है। मिट्टी का लाल या पीला रंग लोहे के तत्वों के कारण से मिलता है, यानी उसमें लोह तत्व होंगे तो उसका रंग लाल पाया जा सकता है, लाल पीला। आर्द्र क्षेत्रों में हल्की धूसर या सफ़ेद मृदा जो होती है वो इस बात का संकेत होती है कि उसमें जो लोह तत्व हैं उसका अपक्षालन हो गया, यानी कि लीचिंग हो गई है। हाँ मैडम, विद्यार्थियों खेद है, बीच में व्यवधान आ गया था। अब मिट्टी की विशेषताओं में हम रंग के बारे में, मिट्टी के रंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। भूरे रंग की जो मिट्टी है वो ऑक्सीजन की कमी, लोहे और जीवांश की कमी का भी इशारा करती है। मिट्टी के जो खनिज पदार्थ हैं घुलकर निकल जाते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। ऐसी मिट्टी अपूर्ण जल प्रवाह वाले क्षेत्रों में मिलती है। जहाँ जल प्रवाह नहीं है ऐसे इलाकों में ये मिट्टी मिलती है। ये बहुत ही कम उपजाऊ शक्ति वाली होती है। दूसरा नंबर है गठन।
मिट्टी की विशेषताओं में पहला है रंग, दूसरा है गठन यानी टेक्सचर। मिट्टी अलग अलग आकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये अलग अलग जो कण हैं वो कंकड़, बालू, सिल्ट, मृत्तिका के होते हैं। इन कणों के आकार में आपेक्षिक अनुपात होता है, यानी मृदा में मोटापन या महीनता इन कणों के आधार पर ही होती है कि मिट्टी बारीक कणों से मिलकर के बनी हुई है या फिर मोटे मोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। इस प्रकार से मृदा कणों के आकार को गठन कहते हैं। मृत्तिका के कणों का व्यास जो है वो 0.002 mm यानी मिलीमीटर से भी कम होता है। सिल्ट मृदा के कणों के आकार का ये है 0.002 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक की होती है, उसे हम सिल्ट कहते हैं। बलुई जो मिट्टी है वो 0.05 से लेकर के 2 मिलीमीटर तक की होती है। और 2.6 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण हों तो ऐसी मिट्टी को बजरी की श्रेणी में आती है। और अगर एक एक करके इसके बारे में जानें तो सबसे महीन होगी मृत्तिका, इसे क्ले कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद सिल्ट आती है, इसके बाद अत्यधिक महीन बालू आती है, फिर महीन बालू आती है, फिर मध्यम प्रकार की बालू, फिर मोटी बालू, फिर महीन बजरी और फिर मोटी बजरी। तो सबसे ज़्यादा बड़े कणों वाली मिट्टी को बजरी कहते हैं। और उसमें 2 तरह की बजरी हमने जानी है, मोटी बजरी और महीन बजरी। और अगर मुख्य रूप से देखें तो इसको 3 ही भागों में हम बांटते हैं, बालू, सिल्ट और मृत्तिका। बालू के कण सबसे बड़े होते हैं, सिल्ट के मध्यम होते हैं और मृत्तिका के सबसे महीन प्रकार के कण होते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले आता है बालू। बालू के कण मृदा को क्रियाशीलता के कम होने के कारण से रासायनिक और भौतिक गुण में किसी प्रकार का योगदान इसमें नहीं होता है। ये खेती के लायक भी नहीं होती है, इसमें कुछ पैदावार भी नहीं होती है। और अगर खेती के लायक इसको बनाना है तो इसमें जीवांश का मिश्रण आपको मिलाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर फिर आती है उससे जो महीन कणों वाली मिट्टी है वो सिल्ट कहलाती है। इसमें 50% तक बालू मिला रहता है और 20% तक मृत्तिका मिलती है। जल का ये अधिशोषण अच्छा करती है, पृष्ठीय तनाव भी इसमें रहता है। 20% से ज़्यादा अगर महीन सिल्ट हो तो ऐसी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जल का निकास नहीं होता, जल कोई अपने पास पकड़ के रख लेती है। अतः ये सिंचित क्षेत्रों वाली जो कृषि की उसमें अयोग्य रहती है। और तीसरे नंबर पर जो है वो मृत्तिका है, क्ले कहते हैं अंग्रेजी में। मृत्तिका में 50% तक बालू, 50% तक सिल्ट, इस प्रकार से विद्यमान रहते हैं। 30 से 100% कई बार मृत्तिका में मृत्तिका ही रहती है पूरी। इसकी क्रियाशीलता के कारण से इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों का योगदान मिलता है। मृत्तिका कणों की उपस्थिति अगर किसी मिट्टी में हो तो वो बहुत उपजाऊ उसे बना देती है। इसमें जल को अधिक समय तक अवशोषित करने की, संचित करने की क्षमता होती है, यानी पानी को अपने पास पकड़ के रखती है काफ़ी समय तक। ये खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसके कण बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं। इसके कारण से जल और वायु के संचार में बाधा होती है। मौसम का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सर्दी में ये ठंडी हो जाती हैं, गर्मी में ये सिकुड़कर टूट जाती हैं। आपने कुछ जगहों पर देखा होगा कि मिट्टी में पहले पानी भर जाए तो वो
कीचड़ के रूप में बन जाती है, और जैसे धूप पड़े, तेज़ धूप पड़े और गर्म मौसम में उसमें हम तिड़कती हुई धरती देखते हैं, उसमें दरारें, चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार जो महीन कणों वाली मिट्टी होती है उसमें ही इस प्रकार का उदाहरण हम देख पाएंगे। मिट्टी के कणों में ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। पौधे के बढ़ने के लिए उसमें मृदा की नमी और वायु कितनी ग्रहण कर सकता है, इसका योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ इसके कणों के आकार के आधार पर 3 में इसको हमने बांट लिया था। अब है तीसरा जो गुण है मिट्टी का, वो है संरचना, यानी स्ट्रक्चर, संरचना। मिट्टी के संगठित एकांकी रूप में पाए जाने वाले समूह को संरचना कहते हैं। इस संरचना का निर्माण मिट्टी के कण आपस में संगठित हो जाते हैं और इन संगठित पिंडों को ही मिट्टी की संरचना कहते हैं। संरचना का निर्माण मिट्टी के प्राथमिक कणों यानी बालू, सिल्ट और मृत्तिका के द्वारा होता है और इसकी संरचना को मिट्टी की आर्द्रता, वायु, तापमान, पारगम्यता, जल धारण क्षमता, ये सब प्रभावित करते हैं इसको। मिट्टी में जल और वायु की मात्रा नियंत्रित होती है और मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त की जाती है इसमें। अब इसमें संरचना कितने प्रकार की होती है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संरचना में एक गोला प्रकार की संरचना है, एक खंड सदृश ब्लॉकी, त्रिपार्श्व यानी प्रिज्म के आकार की और तस्त्रीनुमा। फिर आगे इसके अगर हम वर्गीकरण करते जाएं तो कणीय, मृदुकणीय, कोणीय खंडीय, उपकोणीय खंडीय, त्रिपार्श्वीय, स्तंभी, स्तरीय, तस्तरीय, इस प्रकार से इसकी संरचना का अध्ययन अलग अलग रूपों में हम कर सकते हैं। चौथी जो विशेषता है, अंतिम विशेषता, वो क्षारीयता और अम्लीयता की है। मृदा में यानी मिट्टी में क्षारीयता और अम्लीयता एक विशेषता है। क्षारीयता मिट्टी के पोषक तत्वों की पौधों के लिए उपलब्धता को निर्धारित करने के लिए पौधों की वृद्धि को रोक करके रखती है। क्षारीयता की मात्रा कम होने पर पोषक तत्व पौधों तक पहुंच नहीं पाते। इसी तरह अम्लीयता भी पौधों की वृद्धि को निर्धारित करती है, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। मिट्टी में मिलने वाली अम्लीयता और क्षारीयता को 0 से 14 तक की pH मापनी, इसे कहते हैं pH मापनी, इस पर मापा जाता है। यानी 0 सबसे कम, 14 सबसे अधिक। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों की मृदा में व्याप्त हाइड्रोजन आयन, उसकी उपस्थिति को मापा जाता है। हाइड्रोजन के आयन कितने हैं? न्यून pH मान अगर हो मिट्टी का तो उसमें मतलब ये है कि उसमें अम्लीयता अधिक है, और उच्च pH मान हो 7 होने पर संतुलन की अवस्था होती है, यानी मध्य में आ गए ना हम। 0 या कम मान हो तो अधिक अम्लीयता होगी, 7 pH का मान हो तो संतुलन की न अम्लीयता होगी न क्षारीयता होगी, और यदि हम ज़्यादा pH मान को देखेंगे तो वो क्षारीयता को दर्शाता है। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने मिट्टी की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आशा है ये आपके अध्ययन में उपयोगी रहेगी।